गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी से अपने चैनल पर जुड़ गया हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, आप सभी लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। चलिए, इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की क्या शक्तियां। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर होगा उपराष्ट्रपति, क्योंकि हमने पिछले 3 लेक्चरों में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात हो, कैसे नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति कैसे शपथ लेता है, राष्ट्रपति कैसे उस पर महाभियोग लागू होता है, या राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं, चाहे वित्तीय शक्तियां हो, चाहे आपातकालीन हो, चाहे न्यायिक शक्तियां हो, जैसी भी शक्तियां हो, उन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को वो सारी लेक्चर पसंद आए होंगे और अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी आप अपनी सारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर से बताता चलूं कि मेरे सारे ऑफलाइन बैचेस स्टार वनडे कोचिंग नियर फिनिक्स मॉल अनन्या बुक स्टोर के बगल में स्थित है। वहां पे मेरे सारे ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे ऑफलाइन बैचेस में जुड़ना चाह रहे हैं वो भी जुड़े। एक ROARO का उड़ान बैच स्टार्ट हुआ है। ROARO का जो अभी एग्जाम होने वाला 22 दिसंबर 2022 को होने वाला है। ठीक है, संभावित डेट है लेकिन दिसंबर में ही हो जाएगा। तो ROARO के लिए हम लेके आए हैं एक उड़ान बैच, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से डेली क्लासेस होंगे मंडे टू संडे, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स होगा। किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई भी बच्चा हो, आए प्रॉपर तरीके से करे, क्योंकि जो करंट अफेयर्स क्लास होगी वो सभी बच्चों के लिए फ्री होगी। ठीक, आपको सिर्फ और सिर्फ पे करना होगा ROARO के उड़ान बैच की फीस। करंट अफेयर्स की कोई भी फीस नहीं है, आप फ्री में कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, हमारे संस्थान के द्वारा ये सभी सुविधाएं उन सभी बच्चों के लिए दी जा रही है जो किसी न किसी रीजन वजह से क्लास नहीं कर पाते हैं, या कभी सही सारी समस्याएं ऐसी आती हैं। समस्या मेन यही है, इकोनॉमिक सेक्शन। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमारे संस्थान के द्वारा ये अवसर दिया गया हमें, और उसमें मैं डेली प्रतिदिन आप लोगों की मेहनत के लिए, आप लोगों के भविष्य के लिए अपनी तरफ से पूरा देता हूँ, कोशिश करता हूँ। चलिए, तो आप एक बार संस्थान में जरूर आए। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक, चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमारा देखते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा उपराष्ट्रपति। क्या होगा? उपराष्ट्रपति, यानी भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो सीधी सी बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए, क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या लिखा गया है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 के तहत, यानी अनुच्छेद 63 के तहत बताया गया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो सर्वोच्च पद के आधार पे देखा जाए तो दूसरे पद पे होगा, यानी अगर वो आधिकारिक रूप से देखा जाए तो भारत का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होगा, भारत का दूसरा सर्वोच्च व्यक्ति होगा। ये किस आर्टिकल के तहत बताया गया? आर्टिकल 63 के तहत बताया गया, क्योंकि प्रथम व्यक्ति भारत का कौन होता है? आर्टिकल 52 के तहत कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सीधी सी बात हमने समझा कि जी हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में बताया गया है कि अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो अब चर्चा करते हैं कि उपराष्ट्रपति है क्या, इनके बारे में विस्तार करते हैं। ठीक, अनुच्छेद 63 समझ में है, यानी भारत में अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति के बारे में बताएगा, अनुच्छेद 63 या 63 की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद आता है 64। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 64 का मतलब सीधा यही है, यानी अनुच्छेद 64, आर्टिकल 64 का मतलब यही है कि भारत को जो उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? राज्यसभा का, कहाँ का भैया? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कहाँ का भैया? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, सभापति होगा। इसका मतलब क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका मतलब हम देखते हैं 2 मिनट में ऐसे समझते हैं। देखो, आप सभी को पता है भारत में एक संसद होगी, पार्लियामेंट होगी। ठीक है, इसके 3 अभिन्न अंग हैं, लेकिन मुख्यतः हमें जानने कितने हैं? देखो, तीनों हम बता दे रहे हैं आपको। ये देखो, एक प्रेसिडेंट है आर्टिकल 52 के तहत। उसके बाद आपका आता है राज्यसभा,
ठीक है, और एक आता है लोकसभा। यानी ये दो सदन ऐसे होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, जहां पर क्या बनाया जाता है, विधान यानी कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं में हमें बात करनी है। ये प्रेसिडेंट साहब अलग हो गए ये, लेकिन संसद के ही भाग होते हैं। आर्टिकल 79 के तहत भारत में एक पार्लियामेंट होगी, इसकी भी बात कही गई। अनुच्छेद 79 के तहत भारत में एक संसद होगी, उसकी भी बात कही गई। अब बात करते हैं राज्यसभा की बात। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा की बात कही गई, तो राज्यसभा की बात अनुच्छेद 80 के तहत कही गई। वहीं राज्य लोकसभा की बात अनुच्छेद 81 के तहत बताई गई। इतनी बात समझ में आई। ये जो दोनों सदन होते हैं वो क्या करते हैं, ये दोनों जो सदन होते हैं इनमें क्या होती है, कानून बनते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं, साइन करते हैं, और उसके बाद वो क्या कहता है, कानून जो होता है अधिनियम परिवर्तित होता है। इन सब के बारे में मैंने पूर्ववर्ती क्लासों में बात कर ली, यानी पिछली क्लासों में मैंने पिछली कुछ क्लासों में चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को इनके बारे में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम राज्यसभा की। तो यानी जो हमारा आर्टिकल है 64, आर्टिकल 64 यही कहता है जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा वो कौन होगा, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति। यानी भारत का उपराष्ट्रपति जो भी होगा वर्तमान समय, जैसे एम वेंकैया नायडू साहब जी हैं, ये क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और वही राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। मुख्यतः इनका यही कार्य होता है, और भी कोई कार्य मुख्यतः उपराष्ट्रपति का नहीं होता है। ठीक है, और भी कोई कार्य राष्ट्रपति का मुख्यतः नहीं होता। चलिए, उसके बाद अब हम बात करते हैं। ये समझ में आया कि जो राष्ट्रपति साहब होंगे उनका कार्य क्या, तो वो सीधा और सीधा यही मतलब है कि राष्ट्रपति साहब का एक ही कार्य है, वो राज्यसभा के पदेन सभापति, पदेन सभापति मतलब राज्यसभा के चेयरमैन या अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। इतनी बात समझ में आई। अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आई तो चलिए कुछ और चीजें हमें इनके बारे में जाननी है, जो एग्जाम्पल हैं उनके बारे में जानते हैं। चलिए, ठीक है, तो अनुच्छेद 63 की बात करते हैं, क्योंकि 63 और 64 की बात कर ली। अब हम 66 के बाद में बात करेंगे। अनुच्छेद जो 66 है, आर्टिकल 66 है, इसमें क्या है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताएगा, रीति के बारे में बताएगा, किस तरह। तो देखो, सबसे पहले हमें जानना है कि इसमें होता क्या। तो देखो, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में राष्ट्रपति के निर्वाचन में बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए, उसी तरह इनके भी इलेक्शन के लिए क्या होने चाहिए, 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होने चाहिए। यानी कुल मिला के 40 सदस्यों की बात बताइए। प्रस्तावक 20 प्रस्तावक होने चाहिए, यानी 20 अनुमोदक प्लस 20 प्रस्तावक होने चाहिए। ये क्या होगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें, यानी जब 20 लोग अनुमोदन करें और 20 लोग प्रस्तावक हों, तब जब ये 40 लोग होंगे तब किसी भी व्यक्ति का नाम आ पाएगा। किसके लिए, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए। किसके लिए, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए। अगर ये उसमें एक भी लोग कम है तो क्या होगा, वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। लेकिन अगर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है, कम में दिक्कत है लेकिन ज्यादा में दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी अगर कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट होगा तो उसके लिए सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी, वो 20 अनुमोदक इकट्ठा करे और क्या 20 प्रस्तावक इकट्ठा करे। इतनी बात समझ में आई। जब ये पहली श्रेणी कंप्लीट कर लेगा तो अब बात करते हैं कि आगे क्या होगा। तो सबसे पहले उसके पहले भी देखो, अब आगे क्या होगा, अब जैसे ही ये लोग कंप्लीट कर लेंगे तो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए क्या हो जाएंगे, वैध हो जाएंगे। यानी ये उपराष्ट्रपति के पद के लिए क्या हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। योग में उनकी योग्यताएं देखें तो और भी कई चीजें हैं। पहली बात तो वो भारत का नागरिक हो, दूसरी बात वो 35 वर्ष की उम्र को प्राप्त कर चुका, प्राप्त मतलब 35 वर्ष की उम्र में हो या 35 साल का हो या उससे अधिक हो, लेकिन 34 में वो उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं है, यानी 35 वर्ष की उम्र हो। ठीक है, तीसरी बात क्या है, वो राज्यसभा, ध्यान देना, वो राज्यसभा जो आरएस है, यानी जो आर्टिकल 80 है, यानी वो जो राज्यसभा है, यानी कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनने का आहर्त हो। यानी जो चुनने के आहर्त का मतलब क्या है, जो राज्यसभा है उसके सदस्य के रूप में चुनने के योग्य हो, उस योग्य हो कि हाँ उसको व्यक्ति चुन ले। ठीक है, राज्यसभा
के व्यक्ति उसको चुन लें, वो उस योग्य हो जो राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य हो। हम सीधी सी बात कहें तो वो तीसरी योग्यता क्या बताएगी कि वो राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है, तीसरी बात। और चौथी बात क्या है, सबसे अंतिम बात क्या है, वह किसी भी केंद्र सरकार व राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत आय लाभ के पद पर ना हो। चौथी बात क्या बताई गई है, वह किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण के लाभ के पद पर ना हो। यानी वो अगर कोई लाभ के पद पर है, कहाँ, केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का है या स्थानीय प्राधिकरण के लाभ के पद पर है, तो वो इस योग्य नहीं होगा। ठीक है, तीसरी बात। ठीक है, तीसरी बात है। और उसके बाद शर्त क्या है, ये तो योग्यताएं होगी, ये हो गई योग्यताएं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें क्या है, वो पागल और दिवालिया ना हो। ठीक है, वो पागल और दिवालिया ना हो, पहली शर्त होगी। लेकिन दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त क्या है कि दूसरी शर्त यह है, मान लो, देखो दूसरी शर्त हम लिख दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी लंबी हो जाए तो उन लोगों को दिक्कतें आएंगी। दूसरी शर्त क्या है, जैसे वो मान लो कि हमने कह दिया केंद्र सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण के किसी भी लाभ पद पर ना हो। ठीक, यानी इन सब के अंतर्गत ना होता, चाहे वो आईएएस हो, वो आईपीएस हो, इन सब के लाभ के पद पर ना आता हो। ठीक है, ठीक है, वह एसएससी का कर्मचारी हो, लेखपाल हो, वीडियो, इन सब के लाभ के पद पर ना आता हो। ठीक है, परंतु यहां पर ये चीजें नहीं बताई गई हैं। देखो यहां पर क्या बताया गया, जैसे कि वो गवर्नर है, ठीक है, ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य है, गवर्नर है, संसद के किसी भी सदस्य का, किसी भी सदन का सदस्य हो। ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो पहली बात सुनो, अगर वो गवर्नर है तो वो लड़ सकता है, वो लड़ सकता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही वो क्या उपराष्ट्रपति बनेगा वो गवर्नर का पद छोड़ देगा। अगर वो संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इन दोनों में से किसी का सदन हो, का सदस्य हो, तो वो इलेक्शन तो लड़ सकता है, इलेक्शन तो लड़ सकता है। और जैसे ही इलेक्शन जीतेगा उसको ये मान लिया जाएगा कि वो ये दोनों में से जिसका सदस्य होगा उसकी सदस्यता छोड़ देगा, स्वतः ही उसकी सदस्यता छोड़ देगा। ठीक है, तो ये शर्त होती है। यानी शर्त हमने क्या बताया, पहली शर्त वो पागल या दिवालिया ना हो। दूसरी शर्त हमने क्या बताई, दूसरी शर्त ये बताई अगर वो गवर्नर है तब भी इलेक्शन लड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही उपराष्ट्रपति बनेगा वो गवर्नर पद को छोड़ देगा। तीसरी उसी में क्या बताया, संसद की किसी भी सदन में अगर वो सदस्य है, यानी चाहे लोकसभा में सदस्य हो या राज्यसभा में, वो कहीं पर भी सदस्य हो, परंतु अगर जैसे ही वह उपराष्ट्रपति पद का इलेक्शन जीत जाएगा तो ऐसा माना जाएगा कि उसने जिस सभा का सदस्य था वहां से उसने इस्तीफा दे दिया या वो स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में। ये तो क्या था, राज्यसभा का निर्वाचन की बात की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, अब देखो निर्वाचन की बात तो होगी, यानी इतनी चीजें की अगर इतनी शर्तें हैं तो वो उपराष्ट्रपति का क्या होगा, पद के लिए योग्य होगा। इतनी शर्तें के बाद वो उपराष्ट्रपति के पद के योग्य होगा। अब क्या है, इनका निर्वाचन कैसे होता है, तो देखो इनका जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, एकल संक्रमणीय एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बाद, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, निधित्व के आधार पर। ठीक है, निधित्व के आधार पर। इसका मतलब समझ में आया, नहीं समझ में आया। ठीक है, देखो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, इसका मतलब यह है कि इसका मैंने राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत में बहुत अच्छी तरीके समझाया, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। देखो मान लो 4 सदस्य हैं, तो यहां पर ये नहीं कि सिर्फ हमें एक ही वोट देंगे, हमको बी को, ए को भी देना, बी को देना, सी को देना और डी को, इन चारों को देना है, परंतु हम प्रेफरेंस देंगे कि हम ए को पहले पर रखेंगे वरीयता के आधार पर,
बी को तीसरे पर रख देंगे, सी को दूसरे पर, ऐसे वरीयता के आधार पर। यानी कि जितने भी सदस्य इसमें वोट करेंगे वो वरीयता के आधार पर, प्रेफरेंस के आधार पर वोट करते हैं, ना कि डायरेक्टली हमें ए को देंगे, बी को नहीं देंगे, सी को नहीं देंगे, डी को नहीं, ऐसा है। आपको वोट सबको देना। हाँ, आप प्रेफरेंस रख सकते हैं कि हम ए को पहले पे रख रहे हैं, बी को तीसरे पे रख रहे हैं, सी को 2 पे रख रहे हैं, डी को चौथे पे रख रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मान लो किसी दूसरे व्यक्ति आया, उसने कहा नहीं हम बी को पहले पे रख रहे हैं, इनको चौथे पे रख रहे हैं, इनको तीसरे पे रख रहे हैं, इनको भी दूसरे पे रख दे रहे हैं। तो इस तरह जब चलता रहेगा तो प्रेफरेंस बन जाएगा। और जब वो प्रेफरेंस बन जाएगा, ये वाला जो प्रेफरेंस बन जाएगा, तो अब देखा जाएगा किसमें सबसे ज्यादा एक आए, जिसमें सबसे ज्यादा एक आए हैं वही जीत जाएगा। क्या बन जाएगा? वही जीत जाएगा, ठीक है, वही उपराष्ट्रपति बन जाएगा। यही होता है एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व, ठीक है, सीधी सी बात है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? उम्मीद करता हूं तुम्हें इतनी बात समझ में आई। अब तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल चल रहा होगा कि अगर एक इस आधार पे होता तो इसमें वोट कौन सदस्य करते हैं? तो देखो सीधी सी बात, बिल्कुल तुम्हारा दिमाग जायज है कि हाँ इसमें वोट करते हैं। तो सीधी सी बात देखो, इसमें वोट वो सदस्य करते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हों। यानी कि राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो उपराष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष रूप से होगा। कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। लेकिन ध्यान देना कि यहां पर लोकसभा के सदस्य प्लस मनोनीत दोनों करते हैं, मनोनीत, और वैसे ही सदस्य प्लस मनोनीत दोनों करते हैं यहां पर भी लोकसभा राज्यसभा में। यानी कि दोनों सदनों के सदस्य, हम एक सीधी सी भाषा में कहें तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों, वो सारे सदस्य वोट करेंगे। यानी कि हम सीधा से कहें वाइस प्रेसिडेंट वीपी इक्वल टू क्या? एलएस प्लस आरएस। यानी इनके जितने भी सदस्य होंगे वो वोट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। हम क्या कह रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट इक्वल टू एलएस प्लस आरएस। यानी लोकसभा के कुल सदस्य चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, राज्यसभा के कुल सदस्य चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, ये सारे सदस्य क्या करेंगे? वोट करेंगे। किसके उसमें वोट करेंगे? उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में। ध्यान देना, यहां पर कोई एमएलए नहीं करेगा, यानी कोई विधायक वोट नहीं करेगा। जो राज्य की विधानमंडल का विधायक वोट करता है किसके? राष्ट्रपति के इलेक्शन। ये उपराष्ट्रपति के इलेक्शन की बात हो रही है और यहां पर कोई भी राज्य की विधानमंडल का सदस्य वोट नहीं करता है। यही एग्जामिनर तुमसे क्वेश्चन क्रिएट करता है, यही फंसाता है। इसलिए मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का सदस्य वोट करता है, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो चाहे वो मनोनीत सदस्य हो। और दूसरी बात क्या? वो राज्यसभा का सदस्य वोट करता है, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। कैसे इलेक्शन होता? अप्रत्यक्ष रूप से। किस पद्धति द्वारा? तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। मैंने ये भी बता दिया क्या है। कुल सदस्य वीपी बराबर हमने क्या बता दिया? विधान जो वाइस प्रेसिडेंट बराबर क्या बता दिया? लोकसभा प्लस राज्यसभा। यानी इनके जितने भी सदस्य होंगे ये वोट करेंगे। बताओ इतने में कोई समस्या? उम्मीद करता हूं आप सभी को इसमें कोई भी समस्या नहीं आई होगी, उम्मीद करता हूं। चलिए अब हम देखते हैं, अब हमारा अगला जो इसी में है कि जो उपराष्ट्रपति है किस आर्टिकल के तहत क्या लेता? शपथ लेता है, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 69 के तहत, अनुच्छेद 69 के तहत, यहाँ पे देख लेते हैं आर्टिकल 69 के तहत क्या लेगा? शपथ लेगा। और ठीक है, और इसको दिलाएगा कौन? तो राष्ट्रपति साहब दिलाएंगे। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति साहब, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, अनुच्छेद 69 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति अपनी शपथ ग्रहण करेंगे और उनको शपथ कौन दिलाएगा? भारत के राष्ट्रपति साहब दिलाएंगे। कौन दिलाएगा? भारत के राष्ट्रपति साहब इलेक्शन शपथ दिलाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में, ठीक है, इतनी बात समझ, यानी शपथ की बात किसमें है? 69 में बताई गई। चलिए अब एक और मुख्यतः बात है कि मान लो एक ऐसी कंडीशन हो जाए, अनुच्छेद 70 क्या कहता है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन है कि मान लो भारत के, ध्यान से सुना क्वेश्चन, मान लो भारत के राष्ट्रपति किसी वजह से, भारत के राष्ट्रपति जो हैं किसी कारणवश से वो अपने कार्य करने में अक्षम है। यानी अक्षम का मतलब सक्षम नहीं है। चाहे वो भारत की विदेश यात्रा पे चले गए हों या घूमने चले गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई हो या उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया हो, तो उस दौरान भारत के राष्ट्रपति का
रूप में कार्य कौन करेगा? तो उस दौरान भारत के राष्ट्रपति के रूप में आर्टिकल 70 के तहत बताया गया है उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति साहब का सपना भी पूरा हो सकता है राष्ट्रपति बनना, अगर मान लो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति साहब हैं वो किसी वजह से अपना पद से इस्तीफा दे दे, कहीं बाहर चले जाए, तो उस दौरान उपराष्ट्रपति को क्या होगा, वो अनुच्छेद 70 के तहत भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, अनुच्छेद 70 के तहत भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और इनको वही सेम प्रोटोकॉल दिए जाएंगे जो राष्ट्रपति साहब को दिए जाते हैं, वैसे ही प्रोटोकॉल वही सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में बनता है कि तुम्हारे एक दिमाग में और क्वेश्चन बनता है कि इनका जो कार्यकाल कितना होता है? तो भैया इनका जो कार्यकाल होता है 5 साल होता है। इसका उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 साल होता है, परंतु अगर वो किसी रीजन से खाली हो जा रहा है, आकस्मिक मृत्यु हो जा रही, कुछ ऐसा भी है, ठीक है, तो ये नहीं कि पूरा सिर्फ 5 साल ही होता है। ठीक है, हो सकता है कि बाई चांस कभी एक्सेप्शन होते हैं ना हर चीज के, कि किसी के मान लो उनका मन नहीं कि अब हम उपराष्ट्रपति पद नहीं रहेंगे, मन हट गया, रिजाइन दे दिए, या उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, ठीक है, या कई और सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं, तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है मुख्यतः। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यही था आपको उपराष्ट्रपति। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा आर्टिकल आपको समझ में आया, उपराष्ट्रपति आपको समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हमारे ऑफलाइन सेंटर पे जरूर आए, स्टार वन डे कोचिंग नियर फिनिक्स मॉल, नहरिया चौराहा, अनन्या बुक स्टोर के बगल में, आलमबाग, लखनऊ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।